हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई अकेडमी एंड माय नेम इज वसीम चौहान। एंड जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेई और नीट के लिए। इन क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया है और आज का जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफी इंपोर्टेंट होंगे और जो बेस्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है और उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है। एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो हीलियम है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये है नाइट्रोजन, है ना। अगर हीलियम आपको मिलता है किसी क्वेश्चन में और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की उसमें वहां बात की जाती है तो सबसे ज्यादा होती है हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम पूरे टेबल में भी उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, तो हीलियम तो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, हीलियम लेकिन दो ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन पे हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तो फोकस करते हैं ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे और नाइट्रोजन पे। इन ये एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, है ना। तो सेकंड पीरियड में अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखता हूं तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यही आते हैं। नोबल गैस को यहाँ पे हमने अभी नहीं लिखा है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p1, कार्बन का होता है 2p2 और नाइट्रोजन का होता है 2p3। वैसे ऑक्सीजन का 2p4 और फ्लोरीन का होता है 2p5। ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। तो अब आप याद रखना कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जी इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसी की वजह से एटॉमिक रेडियस हमारे पास में कम होती है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस कम होती है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है। मतलब ये है कि जी इफेक्टिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। इसके बेसिस पर अगर इन एलिमेंट्स में हम कंपेयर करें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी तो आपको आंसर मिलेगा फ्लोरीन, जितने यहां पर ये एलिमेंट्स गिवन है ना। क्योंकि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। फ्लोरीन के बाद आना चाहिए था ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन को ध्यान से देखो तो 2p3 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऑक्सीजन में आके बेटा इस बार यहां पर आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद आएगा कार्बन और कार्बन के बाद में आने वाला है बोरोन। लेकिन फ्लोरीन से पहले आपको पता है कि वहां पर आने वाला है हीलियम। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो एलिमेंट थे वो शायद ऑक्सीजन तक थे, तो हीलियम होगा, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसके बेसिस पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ एलिमेंट्स फिर गिवन है और पूछा है कि सबसे कम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। एलिमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, बोरोन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर से सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको दिए हैं। एक तो बोरोन गिवन है बेटा, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर ऑक्सीजन है। इन्हीं की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऑब्जर्व करना है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है। तो देखो ये अभी ग्राउंड स्टेट पे है, तो ग्राउंड स्टेट पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, 2p2 और बेटा यहाँ पर होगा 2p3 और ये होगा मेरे पास में 2p4। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला आपने तो ये बन जाएगा B+। ठीक है। ओके। वैसे ये C+, ये N+ और बेटा ये बनेगा O+। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पर P में एक इलेक्ट्रॉन था, उसी को निकाल चुके आप, तो अब B+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 हो जाएगा और C+ का बेटा होगा 2p1। वैसे यहाँ पे देखोगे तो 2p2 और यहाँ पर होगा 2p3 और यहाँ से अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है ना। तो IE2 की बात आपसे कर रहा है ना, जो हमारे पास में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ऑर्डर आपको बताना है। तो इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा, आप बता पाओगे इसका ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना अब बहुत मुश्किल है। एक तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और एक ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। तो भाई O+ का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद N+ के बाद में कार्बन आना चाहिए था, बट B+ को ध्यान से देखोगे तो 2s में इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड सब शेल है। ओके। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए N+ के बाद में B+ आएगा बेटा और सबसे लास्ट में आएगा C+। मतलब ये है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पर पूछी थी जो सबसे कम है, तो आंसर होगा आपका यहां पर कार्बन। ठीक है। तो आई होप के ये कॉन्सेप्ट आप ठीक से समझ पा रहे हो और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड कर रही है। ओके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर कुछ आपको स्पीशीज गिवन है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की लोएस्ट वैल्यू कौन सी स्पीशीज शो करने वाली, ठीक है। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, F नेगेटिव और Cl नेगेटिव। पहले फर्स्ट दो ऑप्शन में कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों आइटम्स हैं। तो फ्लोरीन है और बेटा यहाँ पर मेरे पास में क्लोरीन है। अच्छा, अगर मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा है, तो आप बताओगे सर क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि फ्लोरीन छोटा है साइज में किससे, क्लोरीन से। और जिसका साइज छोटा है, जिसकी रेडियस कम होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आप बताओगे सर फ्लोरीन की ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है हाँ? लेकिन अगर मैं इनके आयंस लिख दूं यहाँ पर F नेगेटिव और यहाँ पे लिखा है Cl नेगेटिव, इनमें कंपेयर करने के लिए कहेगा, फिर आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, सर साइज जो है वो Cl नेगेटिव का ज्यादा होता है F नेगेटिव से। अगर F नेगेटिव छोटा है तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। और आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर इन दोनों आयंस में हम कंपेयर करेंगे तो F नेगेटिव की ज्यादा हो जाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, ऊपर वाला सही है पर ये गलत है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, एक पॉइंट को माइंड में रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर भी डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देखो आप ध्यान से, जैसे ए मेरे पास में कोई एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बेटा वो बन गया है मेरे पास में ए नेगेटिव। जब भी कोई एटम न्यूट्रल, गैसियस और आइसोलेटेड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहानी है मेरे पास में वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से होकर जाती है। ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ए नेगेटिव बन गया है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है और उसी को हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस आपसे कहता हूं कि नहीं मुझे ए नेगेटिव से ए पे जाना है, मतलब ए नेगेटिव जो है मैं चाह रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, है ना। तो भाई अगर आप ए नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाना चाह रहे हो तो फिर वहां पर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए इन दोनों वैल्यू, ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है, इनकी वैल्यू जो है या इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। मतलब ये है इस बात का कि ए से नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब वो ए नेगेटिव से ए बन रहा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एफ पे और सीएल पे। आपके पास में एफ था और आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है एक्सेप्ट करने के लिए और वो एफ से बन चुका है एफ नेगेटिव। आपने कहा कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको एक्स मान लेते हैं, हमने कहा मान लेते हैं। सेम आपने कहा कि सर सीएल एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहां पर वो सीएल नेगेटिव बन गया है और यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको हमने वाई एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, आपने बिल्कुल ठीक से पढ़ा होगा, आप बताओगे कि सर वाई की वैल्यू यहां ज्यादा होगी एक्स से। मतलब इस बात का यह है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। लेकिन एक बात तो बताओ ना यार, अगर मैं वापस आपसे जाने के लिए कहूं एफ नेगेटिव से एफ पे और सीएल नेगेटिव से सीएल पे, तो जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी तो होगी। तो अगर y ज्यादा था x से, जब ये f और cl से f नेगेटिव और cl नेगेटिव बन रहे हैं तो y तब भी ज्यादा होगा ना जब f नेगेटिव से f बनेगा और cl नेगेटिव से cl बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो cl नेगेटिव की ज्यादा होगी f नेगेटिव से। मतलब यहां पर जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें लोएस्ट वैल्यू जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की है बेटा वो F नेगेटिव की है, सो आंसर विल बी सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ एलिमेंट्स फिर आपको गिवन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इस बार आपसे पूछिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो एलिमेंट्स आपको दिया था कार्बन, बेटा फिर है नाइट्रोजन और फिर है ऑक्सीजन और फिर यहां पर है फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो फिर बताओगे सर 2p2, ओके, और यहां पर आएगा 2p3 और बेटा ये होगा 2p4 और फ्लोरीन का होगा 2p5। लेकिन ऑब्जर्व करेंगे सेकंड वर्ड पे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाएगा C+ और ये N+, ये बेटा बनेगा O+ और ये बन जाएगा F+। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C+ की होगी, यहाँ पे बेटा होगा 2p1 और यहाँ पर होगा 2p2 और ये होगा 2p3 और वैसे ये होगा 2p4, ठीक है। अब ये जो
इस स्टेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ठीक है। अब ये देखो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा। आपको लगेगा कि सर फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है F+ से, लेकिन अगर O+ को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हाफ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ O+ से इलेक्ट्रॉन निकालना दूसरा वाला सबसे मुश्किल होगा, यानी O+ की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होने वाली है बेटा। तो O+ की सबसे ज्यादा, उसके बाद F+ यहाँ पे आएगा मेरे पास में, और उसके बाद सेम ऑर्डर है, मतलब उसके बाद N+ आएगा और N+ के बाद में C+ आने वाला होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको है क्या? O के बाद में F, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, अरे ये तो A ही ऑप्शन है, तो A इज द करेक्ट है ना ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है, और उनका इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है कि कौन सा है। देखो आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखोगे तो आर्गन यहाँ पर लिखा है। आर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो स्टेबल होती है। नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आर्गन की होगी, लेकिन हर ऑप्शन में आर्गन सबसे लास्ट में आ रहा है, तो आर्गन के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम टैकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहां से वो एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जिसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस अगर ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो बेरियम को ध्यान से देखो जरा, इन सभी एलिमेंट्स में बेरियम का एटॉमिक जो साइज है वो सबसे बड़ा है, यानी बेरियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। और अगर आप सी ऑप्शन को ध्यान से देखो तो बेरियम सिर्फ यहीं पे है, बाकी में नहीं है। तो मतलब ये भी ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है, कुछ स्पीशीज आपको गिवन है, और फिर पूछा है कि इनमें से हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, स्कैंडियम, रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। बी सी डी को ऑब्जर्व करो बेटा ध्यान से, ये बिल्कुल आपके ठीक से याद होता है कि जी इफेक्टिव की वैल्यू इन सभी एलिमेंट्स के लिए, रुबिडियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू 2.2 होती है। और स्कैंडियम की जब बात करते हैं तो स्कैंडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 होता है, ओके। मतलब एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में भी है कि स्कैंडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं सभी से ज्यादा होता है, और जिसका जी इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिसका जी इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये भी आपको याद रखना है कि उसी का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। स्कैंडियम का जी इफेक्टिव मैंने आपको बताया कितना होता है, 3 होता है, इसलिए आंसर आपको हो जाएगा ए। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कुछ ऑर्डर आपको गिवन है और ये ऑर्डर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड है। आपको बताना कि कौन से ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, एक या एक से ज्यादा आंसर आपका हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन को आप ऑब्जर्व करो, रेडियम और बेरियम सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, है ना, बी से शुरू होता है और मैग्नीशियम आता है, Ca, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और सबसे लास्ट में इस ग्रुप में आता है रेडियम। ये मेरे पास में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं इन एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछता हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आपको पता होता है ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। तो ये ऑर्डर मेरे पास में ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो यहां तक तो कुछ दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन ये लास्ट के दो जो है इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, है ना। तो बस करना आपको ये है कि रेडियम को लिखना है ऊपर, रेडियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेरियम से ज्यादा होता है, इसीलिए रेडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम और गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डी यहाँ पर होता है, इसमें डी नहीं आता अभी तक, है ना। तो अगर डी आएगा तो शील्डिंग पुअर होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी, तो मतलब बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, एसएन और लेड की बात कर रहा है। एसएन का एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल याद होगा 50 होता है, और लेड का होता है 82, ठीक है। 82 मतलब ज्यादा है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑब्जर्व करोगे इसकी, तो वहां पर 4f में 14, मतलब f सबसे लाना शुरू हो जाता है। f अगर आएगा तो शील्डिंग बेटा बहुत पुअर होगी, शील्डिंग पुअर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ऑर्डर गलत यहाँ पर दिया है। एग्जैक्टली क्या होता है याद रखना कि लेड का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमारे पास में एसएन से ज्यादा होती है, तो ये होना चाहिए था ऐसा, पर ये रिवर्स में दिया है, तो यही पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सी इज आंसर। लेकिन हो सकता है डी भी हो जाए, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एजी है और ये पीडी है, एजी का एटॉमिक नंबर
होता है 47 और पीडी का जो एटॉमिक नंबर होता है 46 होता है। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 4d में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि अगर यहाँ पे देखोगे तो 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब Ag के केस में s से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और pd के केस में d से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। d से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, s से, वो भी 5 के s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और इसका पीडी का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो Ag से ज्यादा होगी, तो मतलब ये ऑर्डर भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। खैर, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको वहां पर गिवन है और उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वाली, उनकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है ना। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखो, सोडियम को आप ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s1, मैग्नीशियम का होता है 3s2, Al का होता है, ये मेरे पास में आता है 3p1, और बेटा Si का होता है, यू नो वेरी वेल, 3p2। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, और वैसे भी सारे एलिमेंट वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो Si का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब Si के बाद आना चाहिए था एल्यूमिनियम, बट बेटा यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम। रीजन है कि मैग्नीशियम में 3s2 है जो कि फुल्ली फिल्ड है, इसलिए इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास में आएगा Al, और Al के बाद में सबसे लास्ट में आएगा N। तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू तो इसकी है, हाईएस्ट वैल्यू जो है आपको यहां मिल पा रही है लास्ट में, और यहां मिल पा रही है ना। और सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम है और उसी की जो वैल्यू है वो सेकंड हाईएस्ट है, तो इसका मतलब यहां पे मिल रही है आपको सेकंड नंबर पे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू, तो आंसर होगा इसका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ऑब्जर्व करेंगे। एक एलिमेंट है और उसकी जो है वहां पर 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज गिवन है। ये वैल्यूज देखो एक बार ध्यान से, 800 और ये कुछ वैल्यूज वहां पर गिवन है ना। और आपसे पूछा कुछ वो जो एलिमेंट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू के बेसिस पर हम एक तरह से बता सकते हैं। इन वैल्यूज को ऑब्जर्व आपने किया होगा, तो थर्ड वैल्यू जो है उसके बाद फोर्थ वैल्यू देखो, ये बहुत बड़ी है, एकदम से शार्प इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो जिस वैल्यू के बाद एकदम से शार्प इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उस एलिमेंट में, है ना। तो थर्ड वैल्यू के बाद ये इंक्रीज आया है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेरे पास में होंगे 3। उसके बाद बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसने पूछा है कि जब कि हमारे पास में एक एटम था Cl का, गैसियस एटम है, और उसने जब वहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो आयन बन जाएगा। और जब भी कोई एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और इस केस में जो एनर्जी हमारे पास में रिलीज हुई है वो 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसने पूछा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखो, एक बात सुनना ध्यान से आप लोग, यहाँ पे हमने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया था और Cl नेगेटिव बनाया है, और अगर मैं इसका उल्टा करता हूं, Cl नेगेटिव था और आपको वहां पर Cl बनाना है, तो मतलब आप Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन वहां पर आपने निकाल लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और यहाँ Cl नेगेटिव से Cl बना रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। और अगर सेम स्पीशीज के बारे में बात हो रही है तो ये बात हमारी हो चुकी है कि ये जो वैल्यूज दोनों हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर Cl से बनाया था Cl नेगेटिव, और दूसरे केस में क्या बना रहे हैं, Cl नेगेटिव से Cl बना रहे हैं, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो Cl नेगेटिव का इक्वल होगा Cl के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है डी। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो कि बेस्ड थे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आई होप कि आप इनको ठीक से समझ पाए होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे बेस्ड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।